दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी नाज। किसी दुनिया के बहुत सारे लोग डूबने से डरते थे और चिड़िया बन जाना चाहते थे, लेकिन जब नहीं बन सके तो कागज की कश्तियां बनाना सीख गए। एक दूसरी दुनिया के लोग ऊंचाइयों से घबराते थे और चींटियां बन जाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें सीढ़ियां बनाना आ गया। और मैं किसी भी दुनिया में एक दिन मैं बनकर जीना चाहती थी, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। मुझे नहीं मिली वो दुनिया कहीं और नहीं कोई अपना विकल्प, लेकिन मुझे एक रोज जिंदगी के गलियारे में कोई मुझसा मिला, हूबहू मेरे जैसा, जिसने कुछ पल ही सही मेरे लिए जिंदगी के मायने बदल दिए, मुस्कुराहटों की परिभाषा बदल दी, जिसने हर अंधेरे में मेरा हाथ थामा और कहा, चलो ना एक बार जी कर देखते हैं। मैंने अपनी डायरी बंद की और आकर खिड़की पर खड़ी हो गई। दूर दिखते अकेले खड़े लैंप पोस्ट को देखकर मन उस दोपहर में जाकर ठहर गया जब हम दोनों साथ थे। उस रोज अप्रैल की धूप में तपती संकरी गली में हम दीवार की परछाई में चल रहे थे। मैं बिजली के तारों पर बने कबूतरों को देखती थी और सोचने लगती थी कि कितना तो आसान है जिंदगी और मौत के बीच बेबाक बने रहना। फिर कसकर उसका हाथ पकड़ लेती थी। तभी अचानक से उसने कहा था, तुम इतना क्यों डरती हो? नहीं तो, मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, एक बार अपने खाली हाथ की तरफ। हम वापस चलने लगे, बिना हाथ पकड़े, बिना कुछ बोले। कल मिलते हैं, सिर्फ इतना कहते हुए मैं अपने घर के भीतर चली आई, पर वो वहीं रुकी रही थी, शायद मन ही मन मेरा नाम पुकारती हुई। वो चाहती थी कि विदा के पल खामोश ना हो, नहीं इतने औपचारिक, पर मैं चाहकर भी नहीं पलट पाई। सही तो कहती थी वो, कितनी डरपोक थी मैं। मैंने फिर एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे से बुदबुदाई, नाज, आई विल मिस यू टू मानसी। उसने हौले से कहा। उदासियों में उम्मीद के मोती पिरोती आवाज थी उसकी, नाज। मैंने मन ही मन उसका नाम दोहराया और मेज से अपना फोन उठा लिया। सोचा बात कर लूं उससे। फिर घड़ी पर नजर पड़ी। मुंबई में रात के 8 बज रहे थे, यानी सिडनी में इस वक्त रात का 1 बज रहा होगा। ये सोचकर मैंने फोन वापस रख दिया। मैं फिर उसे याद करने लगी, उसकी गुलाबी सवेरे जैसी मुस्कुराहट को, सिंदूरी शाम जैसे होठों को, सितारों सी चमकती आंखों को। कितना सुकून था उसके ख्याल भर से। मानसी बेटा, खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। हॉल से आती माँ की आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर लाकर खड़ा कर दिया, बहुत बाहर, इस असल दुनिया में जो मेरे भीतर की दुनिया से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। माँ के पास हमेशा ढेर सारे आइडियाज होते थे, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस। पापा के बाद भी मैंने उनको कभी नम आंखों में नहीं देखा था। रोज खुशी खुशी म्यूजिक क्लास के लिए निकलती, फिर लाइब्रेरी जाती और फिर वापस घर। जिंदा दिली एक पल भी फीकी नहीं पड़ती थी। एक ही जिंदगी है मन्नू, दूसरों के लिए जी के बिता दी तो दूसरी नहीं मिलेगी, माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी और मैं झुका लिया करती थी अपनी नजरें। कई बार ख्याल आया कि माँ को सब बता दूं कि मैं क्या बताऊं। नहीं मिलते थे मुझे वो शब्द जो मेरा मन, मेरा पूरा वजूद समेट सकें बिना किसी भी फेरबदल के। आज जब मैं खाने की टेबल पर गई तो माँ के चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी। पूरा हॉल एक जानी पहचानी खुशबू से महक रहा था। मैं कुछ पूछती इससे पहले ही माँ ने मेरे मुंह में चम्मच देते हुए कहा, मन्नू, आई एम सो हैप्पी टुडे। हाँ, आई कैन सी दैट, तभी तो रसगुल्ले बने हैं आज। मैंने अपने मुंह में माँ का दिया हुआ पूरा रसगुल्ला संभालते हुए कहा, गेस व्हाट? माँ मेरे कंधों पर दोनों हाथ जमाते हुए बोली, व्हाट? मैंने हैरानी से पूछा, वो पारस मिलने आया था ना तुझे, उससे बहुत पसंद है तू, रिश्ता पक्का समझ। माँ के चेहरे पर हंसी ठहर गई थी और मेरे चेहरे पर एक घुटन, एक कसमसाहट। अगले हफ्ते सगाई के लिए बोल रहे हैं, अब तू बता इतनी जल्दी कैसे होगा सब? वैसे लड़का बहुत अच्छा है मन्नू, NRI है और ऊपर से इतनी अच्छी फैमिली, खुश रहेगी तू। माँ बोलती जा रही थी और मैं डूबती। कैसे कर सकती थी मैं पारस से शादी? मैं नाज से प्यार करती थी, हाँ, एक लड़की से,
नहीं सजा पाता था मेरा मन किसी लड़के के साथ जिंदगी बिताने के सपने। इसीलिए तो लगातार 5 लड़कों से मिली थी माँ के कहने पर, लेकिन इस तरह कि वो खुद ही मुझको नापसंद कर दें। मैंने बड़ी चालाकी से किसी के सामने बॉयफ्रेंड के होने का बहाना बनाया था और किसी को कहा था कि शादी के बाद उसकी फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। पारस से मिली थी तब भी मैंने कोई खास बातचीत नहीं की थी, बेरुखी ही दिखाई थी। अपनी पसंद नापसंद जानबूझकर उससे अलग बताई थी, जस्ट ऑपोजिट। और वो जाते जाते कह गया था, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट यू नो, आई लाइक यू। पर मैं किससे कहूं कि आई डोंट। मन्नू तू खुश तो है ना? माँ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा तो मैं अचानक से ठिठक गई। हाँ माँ, आई एम हैप्पी, मैंने एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर चस्पा करते हुए कहा। मन्नू देख बेटा, मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रही हूँ, तुझको पारस पसंद नहीं है तो तू बता सकती है। तेरी शादी वहीं होगी जहां तू चाहेगी। मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लूंगी जिससे तू खुश ना हो बेटा। ये वही शब्द है जिन्हें शायद हर बेटी अपनी माँ के मुंह से सुनना चाहती है, और शायद यही शब्द मेरे जवाब के इंतजार में ठहरे थे। लेकिन इतना आसान कहाँ होता है अपने अंदर की जंग को जीत पाना। कुछ बातें, कुछ सच अपने मन के किसी कोने में ही दफना देने पड़ते हैं। मैं भी वही सच थी। आज भी नहीं कह पाई माँ से कुछ, बस एक मुस्कुराहट तले मन दबाकर कमरे में लौट आई। फिर खिड़की से देखती रही रोशनियों के आलिंगन में शर्माते शहर को, सरपट दौड़ती सड़कों को, धुंधलके के पास टिमटिमाने की कोशिश करते तारों को। पर मन अतीत के निशान को रेत रहा था, वो निशान जो अक्सर मेरे अस्तित्व के दस्तावेज की तरह मेरे सामने आया करते थे। मैं 15 साल की थी जब एक एहसास ने मुझे खुद से रूबरू करवाया था। अमन नाम था उसका, मेरी ही क्लास में पढ़ता था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। बहुत सारा वक्त बिताते थे हम साथ साथ, पर ये वक्त, ये साथ मेरे लिए दोस्ती के दायरे में सिमट जाता था, पर उसके भीतर मेरे लिए शायद कुछ और ही पनप रहा था। एक रोज लाइब्रेरी में उसने मेरे बहुत करीब आने की कोशिश की थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन ये चाहता ही नहीं था। किसी लड़के के करीब आना सहन ही नहीं कर पा रही थी मैंने धकेल दिया था उसे खुद से दूर। मानसी, आई लाइक यू एंड आई नो कि तुम भी, उसने कहा था। नो अमन, आई डोंट। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी भी लड़के के पास आना। सुनते ही वो चौंक गया। व्हाट? तो क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड? उसने हैरानी से पूछा। तब नहीं जानती थी मैं कि मेरा मन सही गलत के तराजू पर तौला जाएगा। नहीं समझी कि प्यार के किस रूप को सब खुले मन से अपना लेते हैं और किसे हाशिए पर धकेल देते हैं। तभी तो बेफिक्री से हामी भर दी थी और वो बिना कुछ कहे चला गया था। अगली सुबह मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस सुबह थी। अमन ने सबको बता दिया था मेरा सच। स्कूल में सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझसे मुंह फेर रहे थे या मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अलग हूं उन सबसे। सिर्फ अलग ही नहीं, गलत भी। उसी दिन ये बात मेरे मन में गहरी उतर गई थी कि मुझे हमेशा खुद को छुपा कर रखना होगा, हमेशा एक नकाब ओढ़कर जीना होगा। पूरा स्कूल तानों, दबी हुई मुस्कुराहटों और कनखियों से झांकते चेहरों के बीच बीता। हर पल बहुत अकेली, बहुत कमजोर महसूस करती थी मैं खुद को। मगर कॉलेज में मुझे नाज मिली। नाज मुझे समझती थी, बिल्कुल मेरे जैसी थी। नहीं, मेरे जैसी नहीं, मुझसे बहुत अच्छी। वो छुपाती नहीं थी खुद को, जैसी थी वैसी ही बनकर जीती थी। किसी के कुछ भी कहने या सोचने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर तुम खुद ही खुद से कतराती रहोगी तो कोई दूसरा भला क्यों अपनाएगा तुमको? वो हमेशा मुझसे कहा करती थी। कितनी जरूरत थी मुझे आज इस मोड़ पर उसकी। काश वो यहाँ होती और किसी जादूगरनी की तरह चुटकी बजाकर सब ठीक कर देती। ये मेरी पहली दुआ थी जो कायनात ने कबूल कर ली। अगले ही दिन नाज का मैसेज आया, आई एम कमिंग टू इंडिया सून। मैंने कई बार इस मैसेज को पढ़ा। जिंदगी के घोर अंधेरे में जुगनू जैसा लग रहा था मुझे ये मैसेज, और मेरी नाज भी। नाज मेरे जीवन की धुरी थी। मेरा सब कुछ सिमट जाता था उसके इर्द गिर्द। मेरे दुख, मेरी तकलीफें, खुशी और ढेर सारी ख्वाहिशें भी। जैसे उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों पर घूमने की ख्वाहिश, किसी मज़ार पर उसके नाम मन्नत का धागा बांधने की ख्वाहिश, या फिर किसी भीड़ भरी जगह पर उसका माथा चूम लेने की ख्वाहिश।
वो तो हर ख्वाहिश को जीने की हामी भी भर लेती थी, लेकिन फिर मेरे ही कदम पीछे हट जाते। स्मृतियों के कैनवस पर वक्त के उकेरे जख्म डरा दिया करते थे मुझे। कितना भयानक होता है ना खुद के वजूद से ही डर जाना, अपने आप से सहम जाना। मैं अगले पूरे दिन नाज के इंतजार में लम्हे गिनती रही। मैं अपनी डायरी को सीने से लगाए उदास बैठी थी जब मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी, मानसी। मैंने पलट कर देखा तो दरवाजे पर वो खड़ी थी। कंधे पर पर्स लटक रहा था और दूसरे हाथ में ट्रॉली बैग था। एयरपोर्ट से सीधे यहीं आई थी शायद। मैं दौड़ कर उसके गले से लग गई और उसके कान में बुदबुदाई, आई मिस्ड यू सो मच। उसने मुझे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। इतने वक्त की दूरी उस एक लम्हे की नजदीकियों में मिट गई थी जैसे। मैं एयरपोर्ट लेने आ जाती, बताया क्यों नहीं तूने? मैंने उससे अलग होते हुए पूछा। सरप्राइज देना था ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नाज बेटा, तू कब आई? माँ ने कहा तो हम दोनों उस तरफ पलट गए। नाज कुछ कहती इससे पहले ही माँ ने कहा, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, तुम बातें करो, और किचन की तरफ चली गई। अब मैं और नाज सोफे पर बैठ गए। वो एक टक मेरी आंखों में देखती रही, फिर बोली, तू रो रही थी, सब ठीक है ना? नहीं तो सब ठीक है, मैंने उससे नजरें फेरते हुए कहा। उससे नजरें मिलाकर झूठ बोलना कहाँ आता था मुझको। मानसी, मुझसे झूठ बोल रही ना तू? नाज ने कहा तो मैं जैसे फूट पड़ी। सब बता दिया उसे, अपना फैसला भी। नाज, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं कर लूंगी पारस से शादी। मानसी, ये क्या कह रही है तू? मुझसे दूर कर लेगी खुद को, तब भी वो बनकर नहीं जी पाएगी तू जो तू है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है नाज, कर लेती हूँ शादी। शादी के बाद शायद ठीक हो जाए सब। ठीक हो जाए मतलब? यार इसमें गलत क्या है? दिस इज नेचुरल मानसी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बदला जाना जरूरी हो। मैं कुछ भी नहीं बोली। नाज ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, वी लव ईच अदर, और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम दूर चले जाएंगे सबसे, इन सब से जो बीमार समझते हैं हमें। तू सिडनी चलना मेरे साथ, पर प्लीज अलग होने की बात मत करना दोबारा। आई लव यू सो मच। कहते हुए उसने मेरा हाथ चूम लिया। आई लव यू टू नाज, मैंने कहा और उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। कितना सुकून था उसके साथ होने में। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। हमने पलट कर देखा तो दरवाजे पर माँ खड़ी थी। माँ के चेहरे पर ना गुस्सा था ना नाराजगी, कुछ अजीब सा भाव था, वही जो मैं हमेशा से कई चेहरों पर देखती आई थी। मैंने कसकर नाज का हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार मैं कोई दलील, कोई सफाई नहीं देना चाहती थी, बस कबूल लेना चाहती थी खुद को। माँ, मैं और नाज एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ एकदम मेरे सामने खड़ी थी और मैं बोलती जा रही थी। माँ, यही सच है, मैं हमेशा से बताना चाहती थी आपको कि। मैंने इतना कहा था कि माँ चिल्ला कर बोली, चुप, एकदम चुप मानसी, गेट आउट ऑफ हियर। माँ ने नाज की तरफ देखते हुए कहा। पर आंटी, आई सेड गेट आउट। माँ को इतनी सख्त आवाज में बात करते कभी नहीं सुना था मैंने। नाज मुझे देखती हुई चली गई और माँ भी, और मैं जैसे बिखर गई थी पूरी तरह। आज तक कभी सख्त आवाज में बात न करने वाली माँ मुझ पर चिल्लाई थी। उनकी सख्त आवाज जैसे मेरे वजूद को तोड़ गई थी। नकार दिया गया था मेरा पूरा अस्तित्व। मैं धड़ से जमीन पर गिर पड़ी। मेरे सामने हर बुरी याद परछाई की तरह दौड़ रही थी। स्कूल का वो दिन जब सब मुझ पर हंस रहे थे और मैं पूरा दिन खुद को बाथरूम में बंद करके बैठी रही थी। कितने ही दिन सो नहीं पाई थी। वो हंसी, वो ताने गूंजते रहे थे मेरे कानों में। उसके बाद वो मैथ्स वाले गुप्ता सर कैसी अजीब नजरों से देखते थे मुझे। मेरी आत्मा को नोच लेती थी वो नजरें। बात तब भी तो माँ तक पहुंची थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे माँ को मना लिया था। झूठ के पीछे छुपा लिया था खुद को। काश उसी दिन चीख चीख के बता दिया होता सबको कि हाँ, ऐसी ही हूं मैं। हाँ, मेरा मन बाकी लड़कियों की तरह लड़कों की तरफ नहीं झुकता। हाँ, मुझको लड़कियों का साथ ही भाता है, तो क्या गलत है इसमें? कोई बीमारी नहीं है ये, इट्स नेचुरल। सुना आप सबने, इट्स नेचुरल। पर तब भी शायद कोई नहीं अपनाता मुझे। ये दुनिया, ये समाज अपने खोखले नियमों के आगे किसी के मन की सुनता ही कहाँ है। मैं शायद बनी ही नहीं थी किसी दुनिया का हिस्सा होने के लिए।
मेरा होना बेमानी था सबके लिए, शायद शायद मेरी अपनी माँ के लिए भी। मैं पूरे दिन रोती रही, खुद को कोसती रही। कमरे में बंद कर लिया, कमरे की सारी चीजें तोड़ दी। अपना टूटना सहन नहीं कर पा रही थी मैं। नाज लगातार मुझको फोन कर रही थी, शायद जानती थी मेरी हालत, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस मैसेज का भी नहीं कि हम लड़ेंगे मानसी, एवरीथिंग विल बी फाइन। पढ़ते ही मैंने फोन को फर्श पर फेंक दिया। नहीं लड़ पा रही थी मैं खुद से, उस भाव से जो आज माँ के चेहरे पर देखा था मैंने टूटे हुए फूलदान का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई काट ली। कुछ पल फर्श पर बहते अपने खून को देखती रही, फिर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शायद जिंदगी और मौत की पक्की दोस्ती है, तभी तो जब जिंदगी अपनाने से इनकार करती है तब मौत भी पनाह नहीं देती। मुझे भी नहीं मिली थी पनाह। आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। कलाई पर पट्टी बंधी थी और कुछ मशीनें मेरे बेजान जिस्म में सांसें फूंक रही थीं। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, कोई नहीं था आसपास। मैं हवा में झूमते हरे रंग के पर्दों को देखने लगी। कितना उदास लग रहा था मुझे यह हरा रंग, और कितनी बोझिल थी ये चुप्पी। इस गहरे मौन में मेरा मन भी ठहर गया था। मैं अब कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, न सच, न झूठ, न नफरत, न ही प्यार। जैसे जिंदा होकर भी खुद के लिए खत्म हो गई थी मैं। लेकिन फिर नाज का चेहरा आंखों में तैरने लगा। उसकी मुस्कुराहट, उसका मुझे संभालना, और उसका वो चेहरा जब माँ ने उसे चले जाने को कहा। उस पल भी कोई गुस्सा, कोई शिकायत नहीं थी उसके चेहरे पर, सिर्फ मेरी फिक्र थी। क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था एक प्यारे से रिश्ते के लिए, प्यार की परिभाषा के लिए? सोचते सोचते मेरे गालों पर 2 आंसू लुढ़क आए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मैंने मुश्किल से उस तरफ देखा। माँ थी दरवाजे पर, और उनके साथ नाज भी। मैंने दोनों से नजरें फेर ली। माँ से नाराज थी मैं, बहुत नाराज, और अपनी इस बुजदिली के बाद नाज से भला कैसे नजरें मिलाती? वो मुझे हमेशा जिंदगी और जिंदा दिली से भरना चाहती थी, ऐसी कायरता से नहीं। माँ मेरे पास आकर चुपचाप मेरा हाथ थाम कर बैठ गई। नाज मेरे सरहाने आई और मेरा माथा चूम लिया। माँ के सामने मैं थोड़ा अचकचा गई, पर वो हमेशा की तरह कितनी बेफिक्र थी वो खुद को जाहिर करने में। मैंने कनखियों से माँ की तरफ देखा। वो एकदम सहज थी। आई एम सॉरी मन्नू, आई एम सो सॉरी, माँ ने कहा। उनकी आवाज में कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ दुलार था। जो चीजें हम बदल नहीं सकते उनको मुस्कुरा के अपना लेना चाहिए, पर नहीं अपना पाते हम। बहुत डरपोक होते हैं, पता नहीं किसके डर में अपनों को ही तकलीफ में डाल देते हैं, जैसे मैंने तुझको। कहते कहते माँ रुक गई, फिर कुछ पल बाद बोली, काश मैंने समझा होता तुझे, तूने खुलकर मुझे बताया होता और थोड़ा वक्त दिया होता मुझे, और मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी होती हमेशा। शायद ये कदम नहीं उठाना पड़ता तुझे। माँ का गला भर रहा आया था, पर अब तेरी माँ तेरे साथ है बेटा, तेरी मुस्कुराहट के साथ। तू वही चुन जिसमें तेरी खुशी है, समझी मेरी गुड़िया? कहते हुए माँ ने नाज का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, एक शब्द भी नहीं। बस एक नजर नाज को देखती, दूसरी माँ को। अरसे बाद दुख की धूप मुस्कुराहट के बादलों ने ढक ली थी। पहली बार मैं अपना होना महसूस कर रही थी। मिल गई थी मुझे मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी नाज के प्यार से भरी दुनिया, जिसे मैं बनकर जी सकती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।